जब एक दिया जलता है तो सिर्फ तेल नहीं जलता, जलता है समय, जागता है इतिहास और कांप उठती है सत्ता। क्योंकि दिया सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह याद दिलाता है कि कौन था यहाँ पहले, कि क्या दबाया गया और क्या अभी अधूरा है। साल 2025, स्थान तमिलनाडु, एक शांत दिखने वाला पहाड़ थिरुपरमकुंद्रम। लेकिन इस पहाड़ के भीतर हजारों साल की स्मृति दबी हुई है। एक तरफ है आस्था, दूसरी तरफ प्रशासन और बीच में एक दीपक। और अचानक पूरा देश पूछने लगता है, क्या आस्था को कानून की फाइलों में बंद किया जा सकता है? क्या शांति बनाए रखने के नाम पर सत्य को अनिश्चित काल तक रोका जा सकता है? और जब न्याय खड़ा हो जाए तो क्या सत्ता को असहज होना ही पड़ेगा? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मंदिर और दरगाह की नहीं है। यह कहानी है मानव मन की साइकोलॉजी की, जहां डर को लॉ एंड ऑर्डर कहा जाता है। यह कहानी है कानून की सीमाओं की, जहां सुविधा अक्सर न्याय से बड़ी हो जाती है। और यह कहानी है वेदांत की चेतना की, जो कहती है सत्य को तो रोका जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। यह वीडियो आपको कोई पक्ष नहीं देगा, यह आपको सोचने की एक ऐसी आग देगा। क्योंकि आज सवाल यह नहीं है कि दीपक कहाँ जलेगा, बल्कि सवाल यह है कि क्या समाज के भीतर का दीपक अभी भी जीवित है? थिरुपरमकुंद्रम यह कोई साधारण पहाड़ी नहीं है, यह पत्थरों का ढेर नहीं, यह स्मृति की परतें हैं। दोस्तों, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। संगम साहित्य कहता है यही मुरुगन ने सुपद्मन का वध किया। लेकिन यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं है। वेदांत कहता है सुरपद्मन कोई राक्षस नहीं था, वह अहंकार था, और मुरुगन वह चेतना थी। जब चेतना जागती है तो अहंकार गिरता है। इसलिए यह स्थान केवल भौगोलिक नहीं, आंतरिक है। और इसमें वेदांतिक सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो गिरि स्वयं ईश्वर है, यानी चेतना का स्थूल रूप। इसलिए भारत में पहाड़ों की पूजा होती है, क्योंकि ऊंचाई सिर्फ शरीर की नहीं होती, बोध की भी होती है। मानव मस्तिष्क स्थान से नहीं जुड़ता, वह स्मृति से जुड़ता है। न्यूरोसाइंस कहती है जब कोई स्थान पीढ़ियों की भावनाओं से जुड़ जाता है तो वह कलेक्टिव मेमोरी बन जाता है। और जहाँ कलेक्टिव मेमोरी होती है वहाँ सिर्फ भीड़ नहीं होती, वहाँ आइडेंटिटी बनती है। अब जरा इसमें और डीपर चलते हैं, इस पहाड़ की रचना को समझते हैं। नीचे मंदिर, ऊपर दरगाह, बीच में ऊंची पिल्लियार, 3 स्तर, 3 परंपराएं और एक ही भूगोल। दोस्तों, यह सिर्फ नक्शा नहीं था, यह सह अस्तित्व का मॉडल था, जहां धर्म दीवार नहीं था और आस्था हथियार नहीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा बदला जब स्मृति से राजनीति जुड़ गई और जब आस्था से सत्ता जुड़ गई, तो यह पहाड़ सांस्कृतिक धरोहर नहीं रहा, यह कंट्रोल का प्रतीक बन गया। और यहीं से एक ऐसा सवाल जन्म लेता है कि क्या जो सदियों तक साथ रहा उसे आज डर से अलग किया जा सकता है? कीर्ति के दीपम तमिल संस्कृति में यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह स्मृति का अनुष्ठान है। जब दीपक जलता है तो घर नहीं, पहचान रोशन होती है। अब दोस्तों, इसी संबंध में हमें न्यूरोसाइंस कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती है। जैसे फायर रिचुअल्स सीधे हमारे लिम्बिक ब्रेन को एक्टिवेट करती है। यही ब्रेन का हिस्सा है जो हमारे भय को नियंत्रित करता है, हमें सुरक्षा की भावना देता है, और कह सकते हैं कि हमारे अंदर एक बिलोंगिंग को पैदा करता है। इसलिए सदियों से हर सभ्यता में आग को पवित्र माना गया है, क्योंकि आग दिमाग को यह संकेत देती है तुम अकेले नहीं हो, तुम किसी परंपरा का हिस्सा हो। वेदांत की भाषा में देखें तो दीपक का मतलब होता है ज्ञान, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, दीपक अंधकार से नहीं लड़ता, वह बस जलता है और अंधकार अपने आप हट जाता है। लेकिन 2025 में एक साधारण सा सवाल असाधारण बन गया, दीपक कहाँ जलेगा? ऊंची पिल्लियार पर या पहाड़ की चोटी पर स्थित दीपथून पर? और यही प्रश्न पूरे विवाद की चिंगारी बन गया। साइकोलॉजी में एक नियम है, जब किसी प्रतीक को स्थान से जोड़ दिया जाता है तो वह रिचुअल नहीं रहता, वह आइडेंटिटी मेकर बन जाता है। और आइडेंटिटी कभी न्यूट्रल नहीं होती। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा गहरा संघर्ष, डोरमेंट राइट बनाम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब डोरमेंट राइट का क्या मतलब है? इसका मतलब है वह अधिकार जो मौजूद तो है, लेकिन डर या सुविधा के कारण जिसका प्रयोग नहीं हुआ। राज्य का तर्क था शांति बनी रहे, और भक्तों का प्रश्न था क्या शांति के नाम पर सत्य को अनिश्चित काल तक टाला जा सकता है? यह अब सिर्फ दीपक का सवाल नहीं था,
यह सवाल था, कौन तय करेगा कि स्मृति कहाँ जलेगी और क्या डर अधिकार से बड़ा हो सकता है। और यहीं से कहानी एक धार्मिक विवाद नहीं रह गई, यह बन गई कानून बनाम चेतना, डर बनाम पहचान और सुविधा बनाम सत्य। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि यह विवाद 2025 में पैदा नहीं हुआ, इसकी जड़ें लगभग एक सदी पहले तक जाती हैं। साल 1931, ब्रिटिश भारत और उस समय की सर्वोच्च अदालत प्रिवी काउंसिल लंदन। यही वह क्षण था जब इतिहास ने कागज पर अपना फैसला लिख दिया। प्रिवी काउंसिल ने साफ शब्दों में कहा, थिरुपरमकुंद्रम की पूरी पहाड़ी मंदिर की संपत्ति है, सिवाय उस सीमित क्षेत्र के जहां दरगाह का निर्माण है। यह कोई भावनात्मक टिप्पणी नहीं थी, यह कानूनी सत्य था। यह एक ऐसी लकीर जो इतिहास ने खींच दी थी। वेदांत इस क्षण को ऐसे देखता है कि सत्य अगर प्रकट ना भी हो तो वह मौजूद रहता है। सत्य को टाला जा सकता है लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई, इस फैसले के बाद भी दशकों तक उस अधिकार का प्रयोग ही नहीं हुआ। अब आप समझिए, कोई विद्रोह नहीं, कोई उत्सव नहीं, कोई दीपक नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां डर था, एडमिनिस्ट्रेटिव फियर। साइकोलॉजी इसे एक नाम देती है, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। जब कोई व्यक्ति या कोई समुदाय लंबे समय तक अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता तो धीरे धीरे उसका दिमाग यह मान लेता है कि शायद यह अधिकार हमारा है ही नहीं। और यह सबसे खतरनाक अवस्था होती है, क्योंकि यहाँ कोई आपको दबा नहीं रहा, आप खुद चुप हो जाते हैं। और यही हुआ थिरुपरमकुंद्रम के साथ। कानून कहता रहा अधिकार तुम्हारा है, लेकिन व्यवहार कहता रहा छेड़ो मत, शांति बने रहने दो। और इस तरह सत्य धीरे धीरे सुविधा के नीचे दबता चला गया। दोस्तों, यहाँ वेदांत दर्शन एक चेतावनी देता है, जो अधिकार चेतना से जुड़ा हो और उसे डर से दबा दिया जाए तो वह एक दिन संघर्ष बनकर लौटता है। 1931 का फैसला कभी समाप्त ही नहीं हुआ था, वह बस प्रतीक्षा में था। और अब 2025 में जब किसी ने उस दबे हुए सत्य को जगाने की कोशिश की तो पूरी व्यवस्था ही हिल गई। क्योंकि यह सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं था, यह था इतिहास बनाम भूल, स्मृति बनाम डर और सत्य बनाम सुविधा। और अब कहानी सिमट जाती है एक पत्थर पर। इसे ध्यान से समझिएगा, एक साधारण सा दिखने वाला स्तंभ जिसे एक पक्ष कहता है दीपथून यानी प्राचीन दीप स्तंभ, और दूसरा पक्ष कहता है ब्रिटिश सर्वे स्टोन यानी ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। अब यहीं से जो विवाद है इसने एक नया रूप ले लिया। पहला पक्ष दावा करता है कि यह कोई सामान्य पत्थर नहीं, यह वही स्तंभ है जहां प्राचीन काल से दीपक जलता था। इसके पक्ष में पुराने विलेजेस मैप्स, कुछ शिलालेख के संदर्भ और स्थानीय स्मृति पेश की जाती है, यानी मेमोरी एज ए एविडेंस। अब दूसरा पक्ष दावा करता है कि यह 19वीं सदी का ब्रिटिश सर्वे मार्कर है, इसे ऊंचाई नापने के लिए लगाया गया था। इसके पक्ष में आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, थियोडोलाइट मार्किंग्स और पूरे भारत में मिले समान सर्विस पिलर्स की तुलना दी जाती है, यानी मटेरियल साइंस इज एविडेंस। अब साइकोलॉजी यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। जब एक पक्ष स्मृति पर आधारित हो और दूसरा पक्ष मापन पर, तो टकराव सिर्फ तथ्य का नहीं रहता दोस्तों, वह बन जाता है तुम्हारी सच्चाई बनाम मेरी सच्चाई। अब इसमें ना और थोड़ा गहराई से उतरते हैं। वेदांत इस क्षण को अलग तरह से देखता है कि वस्तु से बड़ा उसका अर्थ होता है। दीपक पत्थर पर जले या नहीं, यह प्रश्न तकनीकी हो सकता है, लेकिन दीपक किस तरह से चेतना को जगाता है, यह प्रश्न अस्तित्व का है। अब जरा इसको ध्यान से समझिए। अगर यह पत्थर वाकई सिर्फ एक सर्वे मार्कर होता तो सवाल उठता है कि इतने वर्षों तक यह विवाद क्यों नहीं उठा और 1931 के फैसले के बाद इसे निर्णायक रूप से सेटल क्यों नहीं किया गया। और अगर इसके दूसरे पक्ष को देखें, अगर यह दीपथून है तो दूसरा सवाल, इतिहास में इसे इतनी देर तक प्रयोग से बाहर क्यों रखा गया। और यहीं पर विवाद एविडेंस बनाम इंटेंट बन जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई सत्ता किसी मुद्दे को लंबे समय तक अस्पष्ट बनाए रखती है तो वह स्पष्टता कंट्रोल का साधन बन जाती है। और इसलिए पत्थर ना पूरी तरह धार्मिक रहा और ना पूरी तरह वैज्ञानिक, और यह बन गया न्याय की परीक्षा, स्मृति की लड़ाई और चेतना का प्रतीक। और यहीं से कहानी
अब एक नए मोड़ पर पहुंचती है और फिर कहानी में प्रवेश होता है एक व्यक्ति का, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन। कोई नारा नहीं, कोई भाषण नहीं, सिर्फ कानून की किताब और इतिहास की स्मृति। उन्होंने सबसे पहले एक सीधा सा सवाल पूछा, अगर 1931 में अदालत ने अधिकार तय कर दिया था तो उसे 90 साल तक रोका क्यों गया? जस्टिस स्वामीनाथन का तर्क सरल था लेकिन खतरनाक रूप से स्पष्ट। उन्होंने कहा, लॉ एंड ऑर्डर किसी वैध अधिकार को हमेशा के लिए निलंबित नहीं बना सकता। और उन्होंने आप कह सकते हैं इसे कहा डोरमेंट राइट का जागरण, यानी जो अधिकार मौजूद है लेकिन डर या सुविधा के कारण जिसका उपयोग नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर कोई मंदिर अपनी ही भूमि पर अपने ही अधिकार का प्रयोग नहीं करता तो भविष्य में उस अधिकार पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यह सिर्फ थिरुपरम कुंद्रम की बात नहीं थी, यह पूरे भारत के लिए चेतावनी थी। अगर वेदांत दर्शन इस क्षण को ऐसे समझेगा, जो सत्य प्रकट नहीं होता वह धीरे धीरे भ्रम का रूप ले लेता है। दोस्तों, न्याय का काम भ्रम को तोड़ना होता है। और फिर आया सबसे संवेदनशील तर्क। राज्य ने कहा इससे सांप्रदायिक तनाव होगा। तो जस्टिस स्वामीनाथन का उत्तर था, दीपक जलाना किसी की भावना को आहत नहीं करता, वह तो तमिल संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने तमिल संस्कृति की एक कहावत भी याद दिलाई, कुंद्रेन मेल इत्ता विलक्कु। इसका हिंदी में अर्थ होता है यानी जो दूर तक रोशनी दे। और साइकोलॉजी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताती है, जब सत्ता डर के नाम पर हर निर्णय रोकने लगे तो समाज फियर कंडीशनिंग में चला जाता है और न्यायपालिका का काम होता है उस डर को तोड़ना। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो ये आदेश था वो एक नई आग बन गया। राज्य ने कहा यह आदेश लागू नहीं होगा और यहीं से शुरू हुआ जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव का खुला टकराव। देखिए कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। यह अब एक दीपक का मामला नहीं था, यह था क्या अदालत का आदेश अंतिम है या प्रशासन तय करेगा कि क्या लागू होगा और क्या नहीं। और इस टकराव ने कहानी को पहुंचा दिया सबसे खतरनाक मोड़ पर, जहां अवमानना, केंद्रीय बल और संवैधानिक संकट आमने सामने आने लगे। और फिर वह हुआ जो किसी लोकतंत्र में बहुत कम होता है। अदालत ने आदेश दिया लेकिन सरकार ने कहा यह आदेश लागू नहीं होगा। राज्य का तर्क था कानून और व्यवस्था बिगड़ सकती है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। और इसी डर के नाम पर निषेधाज्ञा लगा दी गई, पुलिस तैनात, बैरिकेड्स और कई हजार गिरफ्तारियां। दीपक जलने से पहले ही घेर लिया गया। साइकोलॉजी या खतरनाक पैटर्न दिखाती है, फियर गवर्नेंस। जब शासन हर निर्णय को संभावित हिंसा के आधार पर लेने लगे तो वह शांति नहीं, स्थायी डर पैदा करता है। और दोस्तों कह सकते हैं ना, डर कभी समाधान नहीं होता। जस्टिस स्वामीनाथन ने इसे सीधे शब्दों में कहा कि यह न्यायिक आदेश की जानबूझकर अवहेलना है। उन्होंने इसे कैलकुलेटेड डिफेंस यानी सोच समझकर अवज्ञा कहा। या सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं थी, यह संवैधानिक टकराव था। अब वेदांत में अगर हम चले तो वेदांत यहाँ बहुत स्पष्ट है, जहाँ सत्ता धर्म से हटती है वहाँ अराजकता जन्म लेती है। राज्य का धर्म था अदालत के आदेश का पालन करना, और जब वह नहीं हुआ तो न्यायपालिका ने एक असाधारण कदम उठाया, CISF, केंद्रीय सुरक्षा बल। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा अगर राज्य की पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है तो अदालत केंद्रीय बलों को आदेश दे सकती है। यह भारतीय न्यायिक इतिहास में एक बहुत दुर्लभ क्षण था, जहां न्यायपालिका ने कार्यपालिका को दरकिनार कर दिया। साइकोलॉजी इसे कहती है अथॉरिटी रीअसर्शन। जब कोई संस्था अपनी वैधता खोने लगती है तो उसे अपना अधिकार फिर से स्थापित करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इन सारी घटनाक्रम का कोई फायदा नहीं हुआ। यह और भड़क गया और राजनीति ने प्रवेश किया, और फिर एक ऐसा कदम उठा जिसने पूरे देश को चौंका दिया। और फिर कहानी अदालत से निकलकर संसद के गलियारों में पहुंच गई। एक न्यायाधीश, एक फैसला और सत्ता का दबाव, इन्हें हटाया जाना चाहिए। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। यह शब्द लोकतंत्र में सबसे भारी शब्दों में से एक होता है, क्योंकि इसका अर्थ होता है
न्यायिक जवाबदेही या न्यायपालिका को चेतावनी। और यही सवाल यहाँ खड़ा हुआ था। सत्ता पक्ष का आरोप था कि जस्टिस जो स्वामीनाथन ने जिस तरह का आदेश दिया वो न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन, राजनीतिक पक्षपात और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह आरोप किसी भ्रष्टाचार पर नहीं था, किसी अनैतिक आचरण पे नहीं था। यह आरोप एक ऐसे फैसले पर था, एक फैसले पर था। साइकोलॉजी यहाँ एक गहरी परत खोदती है। जब कोई संस्था दूसरी संस्था को उसके निर्णय के लिए दंडित करना चाहे तो वह अकाउंटेबिलिटी नहीं, डिटरेंस होता है। और यानी आगे से सोच समझकर फैसला देना। और यहीं से पूरा मामला खतरनाक दिशा में मुड़ गया, क्योंकि अगर एक जज संविधान के अनुसार फैसला दे और सत्ता उसे हटाने की बात करे तो सवाल सिर्फ व्यक्ति का नहीं रहता, सवाल बन जाता है क्या न्यायपालिका स्वतंत्र है या वह भी सत्ता की सीमाओं में है। दोस्तों, वेदांत यहाँ पर एक बहुत कठोर सत्य कहता है कि जहाँ सत्य बोलने वाले को डराया जाए वहाँ धर्म धीरे धीरे राजनीति बन जाता है। इस कदम का कानूनी बिरादरी ने बहुत कड़ा विरोध किया। पूर्व न्यायाधीशों, वरिष्ठ वकीलों, संवैधानिक विशेषज्ञों ने कहा अगर यह असहज फैसला इम्पीचमेंट का कारण बन जाए तो न्याय सिर्फ सुविधा बनकर रह जाएगा। यह लोकतंत्र की साइकोलॉजी है। जब सत्ता न्याय से डरने लगे तो वह न्याय को नियंत्रित करना चाहती है। दोस्तों, यहीं पर यह कहानी एक स्थानीय विवाद नहीं रहती, यह बन जाती है जुडिशियल इंडिपेंडेंस का सवाल, एग्जीक्यूटिव पावर की सीमा और समाज की चेतना की परीक्षा। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद अब एक पल के लिए सब कुछ रोकिए, राजनीति, नारे, आरोप प्रत्यारोप, और सिर्फ एक सवाल सुनिए, यह विवाद क्या सच में एक दीपक का था या यह हमारी चेतना का था। दोस्तों, वेदांत कहता है दीपक बाहर जलता है पर असली प्रकाश हमारे भीतर होता है। थिरुपरमकुंद्रम में जो भी टकराव हुआ वह मंदिर बनाम दरगाह नहीं था, वह था डर बनाम स्मृति, सुविधा बनाम न्याय और सत्ता बनाम संविधान। राज्य ने कहा शांति चाहिए, लेकिन वेदांत पूछता है किस कीमत पर? क्योंकि अगर शांति का अर्थ सत्य को दबाना और आप कह सकते हैं अधिकार को टालना और न्याय को डराना ही हो तो वह शांति नहीं होती, वह स्थगन यानी सस्पेंशन होती है। दोस्तों, यहाँ पर मॉडर्न साइकोलॉजी हमें एक चेतावनी देती है, जब समाज बार बार यह सीख ले सवाल मत पूछो, पुरानी बात मत छेड़ो, शांति के लिए चुप रहो, तो वह समाज लर्न्ड हेल्पलेसनेस में चला जाता है और फिर अन्याय को भी वह समाज सामान्य मानने लगता है। लेकिन इतिहास बताता है कि जो अधिकार चेतना से जुड़े हों उन्हें जितना दबाया जाता है वे उतनी ही ताकत से लौटते हैं। 1931 का फैसला कभी मरा ही नहीं था, वह प्रतीक्षा कर रहा था और यही न्याय का असली काम है। न्याय का अर्थ तुरंत समाधान नहीं, न्याय का अर्थ है सत्य को इतिहास के साथ खड़ा करना। वेदांत का अंतिम सूत्र सुनिए, धर्म वह नहीं है जो डर से किया जाए, धर्म वह है जो सत्य के साथ खड़ा हो, चाहे वह असहज ही क्यों ना हो। तो आज सवाल यह नहीं है कि दीपक कहाँ जलेगा, कौन जीता कौन हारा। आज असली सवाल यह है जो हमारे अंदर उतरना चाहिए, क्या हम डर से चलने वाला समाज बनेंगे या चेतना से निर्णय लेने वाला। क्योंकि याद रखिए, जब एक दिया जलता है तो सिर्फ तेल नहीं जलता, या तो समाज जागता है या असहज होता है। अगर यह वीडियो आपको असहज कर गया हो तो समझिए यह अपना काम कर गया और मैं भी अपना काम कर गया, क्योंकि जागृति हमेशा असहज ही होती है। प्रणिपात।